नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। प्रधानमंत्री ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए विपक्ष पर तंज कसने के लिए इस्तेमाल की। पीएम मोदी लोकसभा में बोलने खड़े हुए। पीएम मोदी ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधा। उनके गीतों ने पूरे देश को प्रेरित किया। इसके बाद मोदी के निशाने पर विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस रही। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में जब लॉकडाउन का पालन किया जा रहा था, सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं रहे। तब कांग्रेस के लोगों ने मुंबई के रेलवे स्टेशन पर मजदूरों को फ्री में टिकट दिया। लोगों से कहा कि तुम यूपी और बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। कांग्रेस ने ऐसा करके बड़ा पाप किया। सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है। सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। बीते वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में मूलभूत व्यवस्थाओं में बहुत मजबूती का अनुभव किया है और बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को रहने के लिए घर हो, ये कार्यक्रम तो लंबे समय से चला है, लेकिन जो गति, जो व्यापकता, विशालता, विविधता उसने उसमें स्थान पाया, उसके कारण आज गरीब का घर भी लाखों से भी ज्यादा कीमत का बन रहा है। और एक प्रकार से जो भी पक्का घर पाता है वो गरीब आज लखपति की श्रेणी में भी आ जाता है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात को सुनकर के गर्व न हो कि आज देश के गरीब से गरीब के घर में शौचालय बना है। आज खुले में शौच से देश के गांव भी मुक्त हुए हैं। आजादी के इतने सालों के बाद गरीब के घर में भी जब रोशनी होती है तो उसकी खुशियां देश की खुशियों को ताकत देती हैं। चूल्हे के धुएं से जलती हुई आंखों के साथ काम करने वाली मां को, गरीब मां को, और जिस देश में घर में गैस कनेक्शन हो यह स्टेटस सिंबल बन चुका था, उस देश में गरीब के घर में गैस का कनेक्शन हो, धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति हो, तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। आज गरीब का बैंक में अपना खाता हो, आज बैंक जहां गए बिना गरीब भी अपने टेलीफोन से बैंक के खाते का उपयोग करता हो, सरकार के द्वारा दिए गई राशि सीधी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उसके खाते में पहुंचती हो, ये सब अगर आप जमीन से जुड़े हुए होते,
चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बजट को लेकर बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में प्री बजट पर चर्चा की गई। सीएम मनोहर लाल ने बजट को लेकर मंत्रियों से सुझाव लिए। वहीं बैठक में कई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के हरियाणा के स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले कानून पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने देश के शीर्ष अदालत का रुख किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की अपील पर सुनवाई अब 11 फरवरी के लिए स्थगित कर दी गई है। तो वहीं प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण को अभय चौटाला ने गठबंधन सरकार का जुमला करार दिया। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कानून जिन्होंने बनाया उनसे पूछो इसमें कमियां क्यों रखी, जानबूझ करके कोई कमियां और खामियां रखी होगी, इसीलिए स्टे हुआ होगा। इसी तरीके से जाट आरक्षण आंदोलन चला था, उसमें सरकार ने समझौता किया था आंदोलन चलाने वाले लोगों से, और उन्होंने कहा था कि हम विधानसभा में कानून बना लेंगे। वो भी आधा अधूरा बना था, इसलिए उस पर भी स्टे हो गया। आज इस पर भी इसीलिए स्टे हो गया। क्या ये जानबूझ करके लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए इस तरह की बात कहते हैं। सरकार खुद नहीं चाहती कि 75% युवाओं को हरियाणा में जॉब मिले। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप कहते हो कि हम 75% युवाओं को रोजगार देंगे और आप उसमें कंडीशन रखते हो कि 30,000 रुपये की नौकरी जिसको मिलेगी केवल वो ही उस 75% में लाभार्थ होगा। उससे ऊपर जो है, जो बच्चे और हमारे पढ़े लिखे वो कहाँ जाएंगे भाई नौकरी करने के लिए? उनको कहाँ रोजगार मिलेगा? मुझे तो पूछो कि तुम कानून बनाने वाले हो, तुम युवाओं की बात करने वाले हो, तो क्या युवा जो है उस कैटेगरी से ऊपर की जॉब में जाने वाला है? वो इस हरियाणा प्रदेश का नहीं है क्या? उसको इस हरियाणा प्रदेश में उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? वो कहाँ जाएंगे? जो पढ़ लिख लिया बच्चा, जिसने MBA कर लिया, जिसने BBA कर लिया, जो कोई इंजीनियर बन गया, वो कहाँ जाएगा? 30,000 तो आज चपरासी की तनख्वाह है। तो इसका मतलब आप सिर्फ अनपढ़ लोगों को जो 30,000 की नौकरी, जो चपरासी की नौकरी है, आप उसका लाभ दिलवाना चाहते हैं। आप पढ़े लिखे को लाभ नहीं दिलवाना चाहते। आप खुद 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले 7 सालों में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। 13-14 तो बाद देश ने जिस तरह बीजेपी का ग्राफ बढ़िया है, लगातार स्टेट बाय स्टेट अगे वध रहे हैं। 10 साल ਅਸੀਂ सेंटर का भी जिहड़ा चोणा है वो भी हुण अगले चोण तो पहला पूरियां होणगियां, और जिहड़े राज पहला बीजेपी इन्हें विश्वास रखते सी उत्थे तो बीजेपी है ही है, लेकिन जिहड़ियां होर स्टेटां ने जिथे कदे भी बीजेपी आई नहीं, इन्हां 10 सालां च बहुत सारियां स्टेटां बीजेपी च आईयां। मसलन असीं अगर हरियाणा नूं भी देख लईए तो असीं इस तो पहला कदे भी अपनी सरकार नहीं सी बनाई। पहली बारी 2014 च भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी सी और 7.5 साल हो गए। इधर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन में भी कटौती की गई है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है और प्रदेश में 134A के तहत गरीब बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश में हुए घोटाले को लेकर बोले। कहा कि बीजेपी सरकार ने सभी क्षेत्र में बड़े बड़े घोटाले किए हैं। वहीं कोरोना काल में शराब से लेकर रजिस्ट्री में घोटाला हुआ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बेमौसम बरसात से किसानों की फसलें खराब हुई है। खराब फसलों का अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। सरकार को खराब फसलों की जल्द से जल्द गिरदावरी करनी चाहिए। बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन का जो है जो कटौती इन्होंने की है
अभी मैं एक गांव में गया था, स्टॉल में, वहाँ नंबरदार था मुंडा, बोला जी हमारी मेरी बीवी दोनों हजारों पेंशन जो है ये जो उसके बहाने से इन्होंने काट दी है। और हर वर्ग खिलाड़ियों का जो मान सम्मान मिलना चाहिए था अब तक खिलाड़ियों को नहीं मिला। तो विपक्ष बुढ़ापा पेंशन को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार ने बुढ़ापा सम्मान पेंशन को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर समझाने की कोशिश की है। तो बुढ़ापा पेंशन को लेकर सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पिछले 7 साल में पेंशन में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2015 के मुकाबले पेंशन लेने वालों की संख्या दोगुनी हुई है। 2015 में 15,55,540 लाभार्थी थे। 2015 में 1,000 रुपए महीना पेंशन मिलती थी। आज लाभार्थियों की संख्या 28,57,529 है। अब 2,500 रुपए हर महीना पेंशन मिलती है। हरियाणा में दूसरे राज्यों से ज्यादा पेंशन दी जाती है। सरकार की तरफ से कहा गया है पेंशन को खत्म नहीं किया जा रहा है। तो जो बयान आ रहे हैं बुढ़ापा सम्मान पेंशन को लेकर, उसको लेकर सरकार की तरफ से ये जारी किए गए हैं आंकड़े। बुजुर्गों को 2,000 रुपए पेंशन दी जाती है। दिल्ली में, राजस्थान में 750 से 1,000 तक पेंशन दी जाती है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं। सीएम मनोहर लाल ने राम रहीम के फरलो पर कहा है कि फरलो किसी भी आम कैदी का अधिकार है, जिसके लिए 3 साल पूरा होने पर कैदी आवेदन कर सकता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ चीज़ां जो साडे सिस्टम ने बनाए है, भावें वो संविधान है, कानून है, उस हिसाब नाल सारे समाज नूं पता है कि ये चीज़ां किवें किवें हुंदियां ने। अगर फरलो अज मिली है तो यदा मैं समझना कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, ये तो संयोग है। और संयोग ये है कि जिहड़ी जानकारी सबनों है कि कोई कैदी 3 साल अपने कैद नूं टाइम पूरा करने तो बाद फरलो वास्ते वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने तो बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन दी जिहड़े रोल हुंदा वो अपने हिसाब नाल रोल देखदे कि इहदा कोई असर अदरवाइज होएगा कि नहीं होएगा। एक प्रक्रिया है, जेल अथॉरिटीज दी है, पुलिस दी है, बाकी सब दी है। उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने अपने हिसाब नाल निरीक्षण किया और इवन कोर्ट्स दे च बहुत सारे फैसले ने कि 3 साल तो बाद कोई भी कैदी फरलो लेना चाहता तो ले। दुष्कर्म और हत्या के केस में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फरलो पर जेल से रिहा हो गया है। वहीं हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था। जेल से छोड़े जाने के साथ ही उसके अनुयायी उसे छिपा कर ले गए। भारी पुलिस सुरक्षा के साथ वो गुरुग्राम पहुंचा। दुष्कर्मी गुरमीत सिंह सोहना रोड पर अपने आलिशान आश्रम में रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से आश्रम के आसपास पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। तो राम रहीम की रिहाई पंजाब में चुनाव से 13 दिन पहले हुई है और पंजाब के 23 जिलों में 300 बड़े डेरे हैं जिनका सीधा दखल सूबे की राजनीति में है। ये डेरे पंजाब के माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं। 21 दिन की फरलो मिलने के बाद गुरमीत राम रहीम सीधा आप देख सकते हैं सबसे पहले गुरुग्राम के अपने डेरे में यहाँ पर पहुंच गया। ये उसका काफिला है। गुरमीत राम रहीम का जो है काफिला जो है, अगर यहाँ बात की जाए तो आपको दिखाना चाहेंगे, ये उसका पूरा काफिला बाकायदा हरियाणा पुलिस की सुरक्षा के बीच गुरमीत राम रहीम को यहाँ जो गुरुग्राम का इसका डेरा है, गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 में आप ये देख सकते हैं, उसको यहाँ पर लाया गया है। 3:20 पर आज ये सुनारिया जेल से जो है गुरमीत रवाना हुआ था और उसके बाद ये आप सीधी तस्वीरें देखेंगे, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं गुरमीत को जो यहाँ लाया जा रहा है। बाकायदा ये गाड़ियों के बीच में गुरमीत को यहाँ पर लाया जा रहा है। ये एस्कॉर्ट पूरी बाकायदा साथ में है, पुलिस व्यवस्था
व्यवस्था, साथ में आप ये देख सकते हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर गुरमीत जो है ये पूरी ब्लैक किया गया है। जो गाड़ी ये अंदर जा रही है, आप ये गाड़ी देखेंगे, ये पंजाब नंबर की ये गाड़ी जिसमें गुरमीत अंदर गया है। इसके अलावा एक और ये आपको दिखाना चाहेंगे, एक और ये फॉर्च्यूनर, 2 ऐसी फॉर्च्यूनर गाड़ियां जिसके अंदर गुरमीत को ले जाया गया है। पहली वाली गाड़ी के अंदर गुरमीत यहाँ पर था। गुरमीत राम रहीम जो है गुरुग्राम के डेरे में पहुंच चुका है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं गुरुग्राम का, हालांकि इसको डेरा कहा जाता है, कहने के एक पूरा आलीशान आवास ये है जहां पर बाकायदा तमाम तैयारियां इसके लेकर के की गई। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके के सुरक्षा के प्रबंध, जगह जगह पुलिस की एस्कॉर्ट, यहाँ पर पुलिस के जो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, पुलिस के जवान आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ बाहर तैनात किए गए हैं। पूरी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। हर एक गाड़ी पर भी बाकायदा नजर रखी जा रही है। तो गुरमीत जो राम रहीम है वो यहाँ पर पहुंच गया है अपनी 21 दिन की फरलो पर। पहले दिन गुरुग्राम पहुंचा, हालांकि आगे किस तरीके से कार्यक्रम है उसकी तमाम मैनेजमेंट यहाँ है जो आगे का निर्णय लेगी कि किस तरीके से उसकी 21 दिन की ये फरलो रहेगी। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। जिला सचिवालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बेमौसम बरसात के चलते खराब हुई फसलों की मुआवजे की मांग और किसानों के साथ हुए समझौते को लागू किए जाने की मांग लेकर 2 दिनों तक किसान करनाल में विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज शाम को भी ये शहर के मुख्य मार्ग पर किसानों की तरफ से मार्शल मार्च निकाला जाएगा। ये हमारा धरना हमदी से धरना लाया था मुआवजे के लिए, वहाँ से तो हमें टपा दिए। ये भी हम लाएंगे डेरा पक्का, जब तक साढ़े सामने हम मुआवजा नहीं मिलेगा तब हम उठानेंगे। हम जो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो मोर्चा जीता था, हमने 3 काले कानून जो वापस करवाए थे, लेकिन बहुत सारी मांगे जो सरकार ने हमारे को लिखती भी दी थे वो मानी नहीं गई हैं, उनके खिलाफ भी है। और साथ साथ जो फसल का मुआवजा है, जैसे कपास का और नरमे की फसल तबाह हो गई थी सरसा, फतेहाबाद और नरमे के एरिए में, उसके मुआवजे की मांग है। 40,000 की मांग कर रहे हैं एकड़ की। जो हमारे सरसा फतेहाबाद जो कपास का क्षेत्र है उसका मुआवजे की मांग है मेनली, और भी मांगे हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन की है। तो इन सारी मांगों को लेकर आज अपने सचिवालय में आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अपनी हड़ताल 15 फरवरी 2022 तक बढ़ाने का निर्णय किया है। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द बातचीत करके मांगों का हल करेगी। अब तमाम आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स 15 फरवरी 2022 तक हड़ताल पर रहेंगे। 14 फरवरी को राज्य के तमाम वर्कर्स और हेल्पर्स करनाल मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और मांगों के समाधान के बाद हमारी जो ये हड़ताल 8 दिसंबर से लगातार चली हुई है, इस हड़ताल को हमने 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है और आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया है तालमेल कमेटी द्वारा। 14 तारीख को करनाल के अंदर पूरे हरियाणा का हम जो है राज्य स्तरीय आंदोलन करने जा रहे हैं और उस आंदोलन में आगाज़ होगा कि अगला हमारा क्या स्टेप होगा। हाँ जी, बैठे हैं लेकिन सरकार की तो आंखें बंद हैं जी, सरकार सुन तो कोई नहीं रही है। कल खट्टर जी से उस पर टीवी पे बोले थे, वो बोल रहे कि भी हम पक्की नहीं करेंगे। पक्की की तो कोई अभी बात भी नहीं हो रही, बात तो आपकी जुबान पे हो रही है। जो आपने बात की 1500 और 750 जो मोदी सरकार के पास से आए हुए हैं, ठीक है जी, और आपकी है अर्ध कुशल और कुशल, वो तो आप पे बात हो रही है जी। अब देखो जी, हमने 15 तारीख का ये प्रोग्राम रखा है कि 14 तारीख को हमने करनाल में धरना लगाना है और जब तक हम सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी हमें यह धरना चालू रहेगा। 14 तारीख को हम बढ़ चढ़ के करनाल की रैली में हिस्सा लेंगे। मतलब जब तक खट्टर सरकार हमारे इस फैसले को लागू नहीं करेगी तब तक हमारा धरना यूं ही चला रहेगा। हम एकजुटता से हम मतलब कि लड़ाई को लड़ेंगे और जीत के उठेंगे। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।